गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज रितु पाठक और आज हम फार्माकोलॉजी का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी वो डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज हम फार्माकोलॉजी नर्सिंग डिस्कस करेंगे और सब उससे डिस्कस करने से पहले हम फार्माकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अगर फार्माकोलॉजी क्लियर है तभी उसका इंपॉर्टेंस नर्सिंग में हम समझ पाएंगे और तभी उसके क्वेश्चंस को भी हम कर पाएंगे। तो आज की क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में सबसे पहले व्हाट इज फार्माकोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the drug, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है और मैं हमेशा कहती हूँ क्लास में जो भी लिखा है उसको क्या करेंगे, वही नोट डाउन करेंगे, उसी से क्लियर करेंगे। बिकॉज हैंड रिटन नोट्स और खुद जो समझ के बनाया वो नोट सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है। कोई भी आपको मैं भी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी, रिटन में हैंड रिटन अपना लिख के पूरा दे दूंगी, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट नोट नहीं होगा। बेस्ट नोट वो होगा जो आप सुन के समझ के और खुद बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा कहते हो प्लीज अपनी राइटिंग में इसको नोट डाउन करें अगर आपको इसको रखना है। तो फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द ड्रग। ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि ड्रग से डील करता है, ठीक है। और फार्माकोलॉजी को दो वर्ड से बनाया गया। दिस फार्माकोलॉजी वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द वर्ड्स फार्मेकॉन एंड लोगस। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो मैं क्या करूंगी, फार्मेकॉन एंड लोगस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मेकॉन? फार्मेकॉन मींस ड्रग एंड लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मींस फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? फार्मेकॉन मींस ड्रग एंड लोगस मींस स्टडी। तो फार्माकोलॉजी मींस क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, मेनली फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मींस पूरे फार्माकोलॉजी को मैं 3 पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ ड्रग्स। सेकेंड पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ ड्रग। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। सेकेंड पॉइंट क्या बोला हमने कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, जो बॉडी पे इफेक्ट है उस ड्रग का वो क्या होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी फॉर द ड्रग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी फॉर द ड्रग, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी फॉर द ड्रग। तो फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ ड्रग। सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मतलब इस ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है। एंड थर्ड पॉइंट इज रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी फॉर द ड्रग, जो ड्रग लिया है उसका रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के प्रति क्या है। अगर ये सारी चीजें समझ ली, मींस यही सारी चीजें फार्माकोलॉजी के अंदर है, उस ड्रग की स्टडी के अंदर है, ठीक है। तो इस बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई है ये पूरा अपने आप में ये डिस्क्राइब कर रही है कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी। क्लियर है फार्माकोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी में। अभी मैंने क्या बोला आपको, ड्रग्स, हर चीज ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रग्स? जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स की स्टडी करना, ड्रग का इफेक्ट होना, बॉडी पे इफेक्ट होना, रिस्पॉन्स होना, तो ये ड्रग्स क्या है? व्हाट इज ड्रग्स? ड्रग्स का मीनिंग क्या है? तो ड्रग्स जो है, ड्रग्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं? ड्रग्स इज एन एजेंट which is used for, किस लिए यूज करते हैं? मैंने क्या बोला, ड्रग्स क्या है? ड्रग्स तो बोलोगे ड्रग्स एक दवाई है जो हम खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, यही तो बोलेंगे। ड्रग्स इज एन एजेंट, बिल्कुल सही है कि दवाई है ठीक हो जाते हैं। ड्रग्स इज एन एजेंट विच इज यूज्ड फॉर, किसके लिए इसका यूज किया जाता है? ड्रग्स इज एन एजेंट विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस पर्पस, फॉर द प्रिवेंशन पर्पस, for the prevention and for the treatment.
एंड फॉर द ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स का यूज करते हैं। ये पता होना चाहिए कि दवाई है तो किस लिए ले रहे हैं। मीन्स अगर नर्सिंग में फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंस देखें तो एक नर्सिंग ऑफिसर को पता होना चाहिए कि ये दवाई डायग्नोसिस में कैसे यूज होगा, इसको प्रिवेंशन के लिए हम कैसे यूज में ले सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। और ट्रीटमेंट के लिए अगर दवाई लिया है तो उसका उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। ये नहीं कि दवाई दे दी हम तो चलो भाई अब ये मॉर्निंग की दवाई हो गई, इवनिंग में पता नहीं पेशेंट को तब तक क्या हो गया पता नहीं। तो साइड इफेक्ट पता होगा तब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसे हाफ एन आवर में हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। नहीं तो पेशेंट को क्या होगा, अगर उसका साइड इफेक्ट हो गया तो पेशेंट वही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नर्सिंग फील्ड। ओके, और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये देखते ना, ये डेड हो गया, ये हो गया, क्या है, आपने अपना नर्सिंग का काम अच्छे से नहीं किया। अगर आपको पता ही नहीं है कि ड्रग्स क्या है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है तो फिर आप एक अच्छे नर्स बन ही नहीं पाओगे और फिर एग्जाम कैसे क्लियर करोगे। समझ में आ रहा है। अब नर्सिंग एम्स दिल्ली में 8 से 10 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन पूरा ड्रग्स पे होता है और इतना लंबा क्वेश्चन आता है, कहते पता नहीं, समझ में ही नहीं आया ये क्या था। अरे समझ में तो तब आएगा ना जब आप इसको समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। समझ में आ रहा है। तो मैंने अभी क्या बेसिक पॉइंट से लेके चल रही हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके चल रही हूँ। ड्रग्स क्या है, इट इज एन एजेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस के लिए कैसे यूज करते हैं, जैसे कि एक्सरे, सीटी, कुछ भी एमआरआई किया, उसमें अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, क्लियरेंस नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसमें पहले हम ये ड्रग्स यूज करेंगे जिससे क्या होगा, उसका विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा। अगर ड्रग्स दे दिया और फिर हमने एक्सरेज लिया, मतलब उसका रेज से उसको फोटो लिया, तो उसका क्या होगा, विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। तो हमने किस पर्पस के लिए यहाँ पे ड्रग्स को यूज लिया है, डायग्नोसिस के लिए, जिससे कि क्या हो, डायग्नोसिस क्लियरली हो जाए। अब सेकेंड पॉइंट मैंने बोला प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए कैसे यूज में लेते हैं ड्रग्स को, तो ड्रग्स को प्रिवेंशन में वैक्सीन के फॉर्म में यूज में लेते हैं। जो हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वैक्सीन, ये भी एक प्रकार की दवाई है, क्यों लगाते हैं, पोलियो का लगा दिया, बीसीजी का लगाया, मीजल्स का लगाया, इसको इसलिए लगाते हैं कि बच्चे को क्या ना हो, पोलियो ना हो, मीजल्स ना हो, टीवी ना हो, इन सारी बीमारी से बचाने के लिए, अभी हुआ नहीं है लेकिन उससे बचाने के लिए आपने क्या वैक्सीन के फॉर्म में ड्रग्स का यूज लिया है, दवाई को इस्तेमाल किया है। तो ये इसका यूज प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। और ट्रीटमेंट के लिए कैसे होता है, ट्रीटमेंट के लिए कैसे होता है, ट्रीटमेंट हम लेते हैं जब कोई डिजीज या डिसऑर्डर हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट के फॉर्म में ड्रग्स का यूज किया जाता है। कैसे ट्रीटमेंट के फॉर्म में हम करेंगे। अब डिजीज और डिसऑर्डर, मैंने 2 वर्ड्स यूज किए, क्या डिजीज और डिसऑर्डर सेम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या डिजीज और डिसऑर्डर एक ही है या फिर अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो इसका डिफरेंस क्या है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो या डिजीज हो या डिसऑर्डर हो, उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं, ड्रग्स का यूज लेते हैं। मींस ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। किसी को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, किसी को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दिया जाता है, किसी को फीवर है तो पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक दिया जाता है। समझ में आ रहा है। इस तरह से हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग्स को समझना। ड्रग्स को समझेंगे तभी दवाई के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ पाए। आई थॉट ड्रग्स क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ड्रग्स के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अब फार्माकोलॉजी समझ लिया, दवाई समझ ली, और इसको जिसने दिया, इसके बारे में जिसने बताया, उसको तो हमने याद ही नहीं किया। मींस इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, इनके विधाता, इनके पिता, इनको तो याद ही नहीं किया। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, तो हमने पूरा कंप्लीट समझ लिया फार्माकोलॉजी क्या है, और इसको जिसने डिस्क्राइब किया था उनका नाम क्या है, सर ओस्वाल्ड स्मीडरबर्ग। ओस्वाल्ड स्मीडरबर्ग, ओके। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, ओस्वाल्ड स्मीडरबर्ग। नेक्स्ट इसी के साथ साथ कुछ और फादर को भी याद कर लेते हैं। फादर ऑफ एंटीबायोटिक, फादर ऑफ एंटीबायोटिक क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज इसको याद रखना है। ईएसआईसी और 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन, आरयूएचएस के एग्जाम में 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। फादर ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, या क्वेश्चन को पूछा जा सकता है फादर ऑफ पेनिसिलिन क्या है, बिकॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द
फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसलिए फादर ऑफ पेनिसिलिन एंड फादर ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, सेम है। कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द फादर ऑफ एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन के फादर है। ओके, नेक्स्ट कुछ और फादर को याद करते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर कौन है, हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता। ओके, तो यहाँ पे टोटली पूरा फादर्स है। अगर फादर्स में से कभी भी क्वेश्चंस आया तो पूरा मेडिसिन, सर्जरी, फार्मा, एंटीबायोटिक सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, एंटीबायोटिक, मेडिसिन एंड सर्जरी। नोट डाउन करके इस पॉइंट को रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे, इसे याद रखेंगे। ठीक है, फादर क्लियर है। नेक्स्ट अब चलते हैं ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कितने ब्रांच में, क्योंकि हम पूरे फार्माकोलॉजी को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए फार्माकोलॉजी को हमने ब्रांच में डिवाइड कर दिया। देयर आर 2 ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फर्स्ट वन इज डायनामिक्स एंड सेकेंड वन इज फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब डायनेमिक्स है और यहाँ पे काइनेटिक्स है, 2 ब्रांच में मैंने बोला है। डी से यहाँ पे क्या है, डायनेमिक्स है और काइनेटिक्स है। इससे पहले का वर्ड आप देखो क्लियर सेम, यहाँ पे भी फार्मेको है, यहाँ पे भी फार्मेको है, इसके आगे डायनेमिक्स है, इसके आगे काइनेटिक्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मेकोडायनेमिक्स? इस ब्रांच में, इस जो फार्माकोलॉजी का ब्रांच है, इसमें क्या किया जाता है, फार्मेकोडायनेमिक्स में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मैंने इसमें क्या बोला है, व्हाट drug does to the body। what drug does to the body means ये जो ड्रग है ये इस बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रहा है, what drug does to the body, ये ड्रग इस बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रहा है, इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। डी डायनामिक्स, डी ड्रग्स, इस पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। डी से डायनेमिक्स, डी से ड्रग्स। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये दवाई जो ली है ये इस बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा, इसी को पूरा स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोडायनामिक्स। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग मीन्स ये ड्रग्स के प्रति ये बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, ये दवाई जो ली है इसके प्रति इस ड्रग का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या कहलाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जब हमने ये दवाई ली तो हमारी बॉडी ने इस ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स किया, इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। और डायनामिक्स में जो दवाई ली है वो बॉडी पे कैसा इफेक्ट करेगी, इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। तो डायनामिक्स और काइनेटिक्स क्लियर है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स। अब यहां पे मैंने बोला आपको कि ये दवाई इस आदमी ने ली है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये दवाई जब इस बॉडी में गई है तो ये बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये दवाई इस बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स डालेगी। तो जब भी कोई दवाई यहाँ पे लेंगे तो बॉडी 2 तरह का रिस्पॉन्स करेगी। कैसा रिस्पॉन्स करेगी, एक तो डिजायरेबल इफेक्ट, बॉडी का जो इफेक्ट होगा कैसा इफेक्ट होगा, या तो डिजायरेबल इफेक्ट होगा, या तो डिजायरेबल इफेक्ट होगा या फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट होगा। अनडिजायरेबल इफेक्ट होगा, मैंने क्या बोला, फार्माकोडायनामिक्स के अंदर व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये दवाई हमारी बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स करेगी, तो ये 2 तरह का इफेक्ट करेगी, या तो डिजायरेबल इफेक्ट या फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट। डिजायरेबल इफेक्ट का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। डिजायरेबल इफेक्ट में क्या होगा, अगर आपने डायग्नोसिस पर्पस के लिए लिया है तो डायग्नोसिस अच्छे से होगा, विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा और डॉक्टर क्लियरली बता देगा ये डायग्नोसिस है, मतलब जिस पर्पस के लिए दवाई दी गई वो फुलफिल हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था क्या, किसके लिए लेते हैं, प्रिवेंशन के लिए लेते हैं। मींस वैक्सीन लिया उसको कभी मीजल्स नहीं हुआ, पोलियो नहीं हुआ, टीबी नहीं हुआ, जिस पर्पस के लिए उसको वैक्सीन
दी गई थी वो पर्पस फुलफिल हो गया, उसको एक डिजीज कंडीशन नहीं हुआ, मतलब हमने उसे बचाने के लिए दिया था और बच गया, तो ये क्या है, डिजायरेबल इफेक्ट है। थर्ड वन मैंने बोला था ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैंने क्या बोला कि उसको इन्फेक्शन था, एंटीबायोटिक दिया वो ठीक हो गया, उसको बुखार आ रहा था, पीसीएम दिया ठीक हो गया, उसको पेन हो रहा था, क्या दिया, एनालिसिस दिया वो ठीक हो गया, मतलब जिस पर्पस के लिए दिया वो फुलफिल हो गया, वो चीज हो गया। तो ये इस बॉडी का इफेक्ट क्या था, डिजायरेबल इफेक्ट था, जिस लिए दिया वो फुलफिल हो गया। लेकिन अनडिजायरेबल इफेक्ट में क्या होता है, जिस पर्पस के लिए दवाई दी जाती है वो वैसा ना हो के अपोजिट रिएक्शन करता है, अनडिजायरेबल इफेक्ट करता है, मतलब दवाई दी तो किसी और चीज के लिए थी, लेकिन उसने क्या कर दिया यहाँ पे, उस दवाई ने क्या कर दिया यहाँ पे, साइड इफेक्ट कर दिया। अब इसको समझना है, क्वेश्चन आ जाता है कि अनडिजायरेबल इफेक्ट हुआ मतलब आपने उसको कफ सिरप दिया, ठीक है, कफ को सप्रेस करने की जगह उसने पूरा सडेशन कर दिया, वो पूरा क्या हो गया, सेडेट हो गया, उसको क्या हो गया, सडेशन हो गया, तो ये क्या है, साइड इफेक्ट है। उसको किसी पेट दर्द की दवाई दी थी, उसको वॉमिटिंग हो गया, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या हो गया, ये साइड इफेक्ट हो गया। मींस आपने कफ सिरप दिया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसको कफ को सप्रेस करना था, कफ सप्रेस होने के साथ साथ उसको क्या हो रहा है, वहां पे सडेशन भी हो रहा है, कफ सप्रेस होने के साथ साथ वो पूरा सिडेट हो रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट हुआ, समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एडवर्स इफेक्ट। हमने दवाई दी थी लेकिन वो अपना इफेक्ट ना करके कैसा इफेक्ट कर रही है, एडवर्स इफेक्ट कर रही है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जब किसी को हमने दवाई दी और बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, आपने उसको एंटीबायोटिक दिया कि इन्फेक्शन ठीक हो जाए, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में क्या हो गया, रैसेस हो गया, उसकी पूरी बॉडी में यहाँ पे क्या हो गया, रैसेस हो गया, तो वो इसका कैसा इफेक्ट हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ, ठीक है, अनडिजायरेबल इफेक्ट था। और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट मींस हमने उसको दिया था मेडिसिन कि वो इफेक्ट करे, लेकिन वो इफेक्ट ना करके उसने क्या कर दिया, अनडिजायरेबल इफेक्ट कर दिया, और वो इफेक्ट किस फॉर्म में है, टॉक्सिक इफेक्ट में, मतलब आपने कोई दवाई दी उसको और उस दवाई ने क्या कर दिया, बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स किया कि उससे किसी ऑर्गन को फेलियर कर दिया, मतलब दवाई लेने के बाद उसके यूरिन से ब्लड आ रहा है, मतलब उसका किडनी फेलियर हो गया। मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ऑर्गन फेलियर करवा दिया। दवाई का जो डोज हमने लिया वो उसके लिए कैसा इफेक्ट हो गया, डिजायरेबल ना होके अनडिजायरेबल हो गया और टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, और टॉक्सिक इफेक्ट में क्या होता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ओके, टॉक्सिक इफेक्ट में ऑर्गन फेलियर होता है, एडवर्स इफेक्ट में उस बॉडी का जो है एडवर्स रिएक्शन निकल के आता है, मतलब किसी चीज के लिए लिया था और पूरी बॉडी में, जैसे एडवर्स में क्या होता है, जैसे रैसेस फॉर्म में एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट में पूरा पेशेंट सेडेट हो गया कफ सिरप लेने से, या फिर उसको वॉमिटिंग हो गया, दिस इज कॉल्ड एज साइड इफेक्ट। तो आई थॉट अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको क्लियर होगा, और यही पूरा क्या है आपका फार्माकोडायनामिक्स। मतलब फार्माकोडायनामिक्स का मतलब क्या बताया था, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये दवाई बॉडी में कैसा इफेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनामिक्स। ओके, डिजायरेबल इफेक्ट एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट। अब हम देखेंगे सेकेंड ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्या था, फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ लिखा हुआ है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी इस दवाई के प्रति कैसा रिस्पॉन्स करेगी, और इसको हम किससे पढ़ते हैं, आदमी से पढ़ते हैं। और ये इसका फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, and third one is metabolism, metabolism, and fourth one is excretion, excretion. Okay, first है absorption। अब मैंने बोला फार्माकोकाइनेटिक्स बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, तो बॉडी के रिस्पॉन्स को समझने के लिए हम समझते हैं कि एक आदमी है जिसने क्या किया, कोई दवाई ली है, तो वो ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा, और स्टमक में आने के बाद क्या होगा, स्टमक में क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, और HCl इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा, मींस बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा और ये पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन। Disintegration, the big particles, the big molecules is converted into the small molecules is called as disintegration with the help of HCl.
मीन्स बिग पार्टिकल्स जो हमने पूरा टैबलेट लिया था वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है HCl प्रेजेंट है जिसने उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, और ये छोटा छोटा जो अब है ये इसका क्या होगा हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा। अब हमारी बॉडी में मीन्स ये एब्जॉर्ब होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया, अब ये क्या होगा एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन। मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। क्लियर है एब्जॉर्प्शन क्या है? छोटे मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्ब होना हमारी बॉडी में। एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ड्रग्स। ऐसा नहीं है कि सब स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? ड्रग के नेचर पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन अगर एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा, अगर बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा। मींस दे आर टू टाइप ऑफ ड्रग को हमने क्लासिफाई कैसे किया? एसिडिक एंड बेसिक। मींस एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब इन द एसिडिक मीडियम एंड द बेसिक ड्रग इज एब्जॉर्ब इन द बेसिक मीडियम। एसिडिक ड्रग का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एसिडिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। या फिर इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हो पेनिसिलिन भी एसिडिक ड्रग है, फेनेटोइन भी एसिडिक ड्रग है, एस्पिरिन भी एसिडिक ड्रग है, बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखना है एसिडिक का। वो एग्जाम्पल क्या है? NSAID ग्रुप के सारे ड्रग्स एसिडिक मीडियम के होते हैं। फेनेटोइन है, पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, ये सब एसिडिक मीडियम है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम के ड्रग्स कौन से होते हैं? ओपियोइड्स। ओपियोइड्स ग्रुप के जितने भी ड्रग्स हैं वो बेसिक मीडियम के ड्रग्स होते हैं, जस्ट लाइक मॉर्फिन है, कोडीन है, डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, ये सब बेसिक मीडियम के ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन का पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है? There are two nature of drugs, acidic nature and basic nature drugs. acidic nature में ही एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन जो basic nature के drugs होंगे उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? उनका एब्जॉर्प्शन basic medium में होगा। मतलब यहाँ तक HCl है तो ये acidic nature है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन इससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है दिस इज कॉल्ड बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर स्टमक में होता है एसिडिक मीडियम। तो ये सारी दवाई यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम के जितने भी ड्रग्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है? तो ये आपका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन में जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एब्जॉर्प्शन से कि एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से। इसके लिए एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है, एसिड का फुल जग। एसिड का फुल जग, दिस इज अ ट्रिक टू लर्न द टर्म्स जो मैंने अभी आपको बताया है। ये ट्रिक है जो याद रखना है। ए से एसिड, सी से, एफ से और जे से। तो ए से क्या होता है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। सी से क्या होता है? कैल्शियम। एफ से क्या होता है? फॉलिक एसिड। और जे से क्या होता है? जेजुनम। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो एसिड, अमाइनो एसिड है, कैल्शियम है और फॉलिक एसिड है, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो जेजुनम में होता है। ये जग है, ये आपका ट्रिक है याद करने का, एसिड का फुल जग। ये जो जग बना है ये एसिड का फुल जग है, और इस जग में जग से जेजुनम होता है। इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? जेजुनम में। मतलब क्वेश्चन कहीं भी 1 मार्क्स का आ जाता है तो आपको क्लियर होगा। अमाइनो एसिड, अब ये नहीं है कि दे दिया प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो हमें पता ही नहीं है तो बताया ही नहीं। अरे अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन का फॉर्म है, तो वही आपको याद रखना। अमाइनो एसिड है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, इन सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? जेजुनम में होगा। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन पूछ लिया आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? यस, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम से। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? ड्यूडेनम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको यहीं पे पूछ ले कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था आपको। अल्कोहल कैसा है? एसिडिक नेचर का, और एसिडिक नेचर का होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्टमक में ही हो जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? एसिडिक मीडियम में होगा, फिर स्टमक में हो जाएगा। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? ड्यूडेनम में होगा। ठीक है, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? जेजुनम में। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जेजुनम में। फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जेजुनम में। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये ट्रिक आपको याद रखना है।
एब्जॉर्प्शन पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड वेसल्स में आएंगे तो उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जैसे ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसने लिया, इसके स्टमक में आया, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में आया, और ब्लड वेसल्स में आने के बाद अब ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब वहीं पे तो रहेगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट होके ये कहां पे आ जाएगा, लीवर के पास आ जाएगा। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। माइनर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर के पास पहुंचता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। और लीवर से फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, दिस इज कॉल्ड एज मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। मींस ये मेटाबॉलिज्म होने के लिए लीवर के पास आया, और लीवर से ये पूरे बॉडी में जब सर्कुलेट होगा तो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहां से यहां का डिस्ट्रीब्यूशन माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन टर्म आई थॉट आपको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब ड्रग्स बॉडी में आता है, वहां से एब्जॉर्ब होके वो लीवर के पास मेटाबॉलाइज होने के लिए जाता है, तो उस जाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर द मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या है, लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर द मेटाबॉलिज्म, and metabolism occur with the help of microsomal enzyme, and this microsomal enzyme is secreted from the hepatocyte cells। मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबोलाइज होने का मतलब होता है जो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स का, जो ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स हमारे लीवर में आते हैं उसका क्या होना, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आना। ठीक है, जिसे हम प्रोड्रग्स बोलते हैं कि प्रोड्रग्स पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर लीवर में आने के बाद एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ही क्या है, जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो एक्टिव फॉर्म में है उसको इनएक्टिव करता है, या फिर जो हाईली टॉक्सिक है उसको लेस टॉक्सिक करता है। ठीक है, दिस इज द मेन मैकेनिज्म, मेन एक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म का काम आपको बताया है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक करना, इनएक्टिव को एक्टिव करना, एक्टिव को इनएक्टिव करना, ये काम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म। और ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, microsomal enzyme, and this microsomal enzyme is secreted from the hepatocyte cells। hepatocyte cells से secrete होता है। hepatocyte cells कहाँ पे होते हैं, तो ये लीवर के जो cells हैं उसी को हम hepatocyte cells बोलते हैं। और hepatocyte cells में भी माइक्रोसोमल एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या था वो मैंने आपको बता दिया। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है, हाईली टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक करना, जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव फॉर्म में ड्रग्स को लाना, और जो एक्टिव फॉर्म में है उसको इनएक्टिव फॉर्म में करना। क्लियर है। तो जो काम ये क्या है, मेटाबॉलिज्म का है। और मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर द मेटाबॉलिज्म। प्लीज मैं बोल रही हूँ इस पॉइंट को, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, अब जो ड्रग्स, जो चीजें आपने ली हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, वो क्या होगा, बाहर जाएगा। मींस 100 मॉलिक्यूल्स का कोई ड्रग्स अगर आपने खाया है तो ऐसा नहीं है कि टारगेट ऑर्गन तक पूरा 100 ही पहुंचेगा। उसको दर्द हो रहा है तो 100 mg लिया है तो उस टारगेट ऑर्गन में 100 mg इफेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं है। 100 mg लिया है तो एब्जॉर्प्शन में ही यहाँ पे जब ये टूटता है ना, डिसइंटीग्रेशन, तभी कुछ ना कुछ जो अमाउंट उसका होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है HCl के द्वारा। तो यहाँ 100 लिया है तो यहाँ आपका 60 या 80 ही पहुंचेगा, 20 to 40% यहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जब ये यहाँ से लीवर में आएगा तो मैंने बोला ये एंजाइम इसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, एक्टिव फॉर्म में लाएगा। तो वहां पे भी 60 मॉलिक्यूल्स आया तो कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर जो हार्ट के पास यहाँ पे जाएगा, ये हार्ट के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जाने के लिए 40 ही पहुंचा। मतलब लिया आपने 100 था लेकिन बॉडी में टारगेट ऑर्गन तक कितना जा रहा है, 40 ही जा रहा है। ठीक है, और फिर ये एरोटा के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, और जहां पे उसका काम होगा वहां पे वो एक्शन करेगा। क्लियर है। तो लिया हमने 100 लेकिन पहुंचा कितना, 40। क्लियर है। तो ये पॉइंट क्या है आपका मेटाबॉलिज्म में। लेकिन अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट भी होगा। मींस यहां से जहां जाना था वहां गया, और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किडनी के पास आया
तो किडनी में से यूरेटर, यूरेटर से कहाँ पे ब्लैडर, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, किसका काम अब नहीं है। लेकिन एक्सक्रीशन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ड्रग्स। वो एक्सक्रीशन पे डिपेंड करता है कि ड्रग का नेचर कैसा है, ठीक है। वो भी सलाइवा से होगा, कभी कभी जब मदर, जैसे लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर में मिल्क के थ्रू भी वो ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकलता है। या फिर वो किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू होगा, या फिर वो स्टूल के थ्रू होगा, ठीक है, यूरिन के थ्रू होगा, स्टूल के थ्रू होगा। तो ये आपका एक्सक्रीशन है, सलाइवा से होता है, मिल्क से होता है, या फिर गैस फॉर्म में भी होगा। जैसे गैस पास होता है तो ड्रग्स का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो गैस फॉर्म में निकलता है। लेकिन ये मैंने क्या बोला, डिपेंड करता है कि ड्रग का नेचर क्या है। जैसे आप वॉलेटाइल नेचर का ड्रग लोगे, वॉलेटाइल नेचर का ड्रग है, तो वॉलेटाइल नेचर का ड्रग हमेशा गैस फॉर्म में बाहर निकलता है। अब यहाँ पे यूरिन है, तो जो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होगा, जो भी ड्रग का फॉर्म वाटर सॉल्युबल होगा, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हमेशा यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। अगर लिपिड सॉल्युबल है, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमेशा स्टूल के थ्रू बाहर जाएगा। और अगर वो हाईली लिपिडिक है, मींस हाईली लिपिडिक है, तो वो कैसे फॉर्म में बाहर निकलता है, मिल्क या फिर सलाइवा के थ्रू बाहर निकलता है। हाईली लिपिडिक सलाइवा मिल्क से, वाटर सॉल्युबल यूरिन से, लिपिड फॉर्म का स्टूल से, और वॉलेटाइल नेचर का ड्रग गैस फॉर्म से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। दिस इज द नेचर ऑफ ड्रग, जो कि इस मीडियम से क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक है, यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कोई भी एंटीबायोटिक आपने लिया, एंटीबायोटिक लिया, तो वो इसका काम क्या है, जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, या तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, उसको बैक्टीरिया से अगर और बैक्टीरिया बनाने नहीं देगा, उसको ग्रोथ को वहीं इनहिबिट कर देगा, या फिर पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही क्या कर देगा, किल कर देगा। ये एंटीबायोटिक का काम है। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसके अंदर क्या होता है, पेरेंटल डीएनए होता है। पेरेंटल डीएनए से क्या होगा, डॉटर डीएनए बनेगा। डॉटर डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये बैक्टीरिया के अंदर बता रही हूं मैं, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्या है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है। ये इसका पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है। ये इसका डॉटर डीएनए है। ये यहाँ पे क्या हुआ, किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन, इसके थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए से यहाँ पे क्या बना, प्रोटीन बना। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये काम कैसे करता है एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ग्रोथ को इनहिबिट करेगा या फिर कोई और एक्शन होगा। डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं। या तो ये इसके सेल वॉल को क्या करेगा, यहाँ पे तोड़ देगा। इसके सेल वॉल को टूटने से, जब बैक्टीरिया का सेल वॉल टूटेगा तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या होगा, बाहर लीक आउट होगा। लीक आउट होगा तो पूरा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इस तरह से ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। या फिर जो पेरेंटल डीएनए है, इस पेरेंटल डीएनए को क्या कर देगा, किल कर देगा। जब एंटीबायोटिक दिया तो इसका पेरेंटल डीएनए ही खत्म हो गया, तो आगे डीएनए का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एमआरएनए ही नहीं बनेगा, प्रोटीन ही नहीं बनेगा। जब प्रोटीन ही नहीं होगा तो क्या होगा, आगे कोई बैक्टीरिया बनेगा ही नहीं। क्या बैक्टीरिया का ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सेकेंड, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ही रोक दे तो एमआरएनए का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा, तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, यहीं पे खत्म। या फिर इस प्रोटीन को ही डिस्ट्रॉय कर दे, इसका टारगेट ही क्या हो, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना, तो आगे कोई भी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर वो जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाएगा, वो बैक्टीरिया जो है इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, एंटीबायोटिक का काम है, जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट एक एग्जांपल समझाया है। और एंटीबायोटिक का टॉपिक बहुत बड़ा है, जिसे हम डिस्क्राइब करके हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब कोई भी वाटर सॉल्युबल हम लेते हैं तो वो क्या होगा, हमारे किडनी के पास आएगा, वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जैसे लिपिड सॉल्युबल लिया है, आपने कुछ खाया है जो कि कैसे नेचर का ड्रग है, वॉलेटाइल नेचर का ड्रग है। वॉलेटाइल नेचर का ड्रग है तो मैंने क्या बोला, लिपिड फॉर्म, सॉरी वॉलेटाइल लिपिड नेचर का ड्रग है। लिपिड नेचर का ड्रग लिया है तो क्या स्टमक में रहेगा और फिर आगे आएगा। तो आपको पता है कि लिपिड नेचर का है तो स्टूल के थ्रू बाहर जाएगा, तो बाइल सिक्रीट होगा, बाइल के साथ मिक्स होके
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपके एनस के थ्रू वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। कहाँ से, स्टूल के थ्रू। इस तरह से क्या होता है, जो ड्रग्स है वो उसके नेचर पे डिपेंड होता है कि वो कहाँ से बाहर जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा फार्मेकोलॉजी क्या है। मेनली 3 पॉइंट में मैंने आपको फार्मेकोलॉजी बताया। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द ड्रग, मतलब इसमें हम स्टडी ऑफ ड्रग्स करते हैं, इसका ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, और बॉडी रिस्पॉन्स जो है इसका क्या होता है ड्रग के ऊपर, इस ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है। 3 पॉइंट में मैंने आपको बताया था फार्मेकोलॉजी कंप्लीट क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा ड्रग्स क्या होता है। मेनली ड्रग्स का काम क्या होता है, डायग्नोसिस में यूज करते हैं हम, प्रिवेंशन में यूज करते हैं, या फिर उसके ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने आपको नेक्स्ट बताया था ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी। देयर आर 2 ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फर्स्ट हमने फार्माकोडायनेमिक्स को डिस्कस किया। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, मींस व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो हमारी बॉडी पे 2 इफेक्ट होगा, डिजायरेबल इफेक्ट या अनडिजायरेबल इफेक्ट। डिजायरेबल इफेक्ट में क्या होगा, डिजायरेबल इफेक्ट में या तो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए है तो वो बिल्कुल काम बिल्कुल वैसे ही होगा जिसके लिए हमने लिया है। और अनडिजायरेबल इफेक्ट में क्या होगा, चाहे तो साइड इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा या टॉक्सिक इफेक्ट होगा, जो कि हम नहीं चाहते थे लेकिन उसके अपोजिट इफेक्ट हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट। सेकंड ब्रांच हमने पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने आदमी लिया, आदमी से हमने इसको डिस्क्राइब किया कि एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसको हमने फुल डिस्क्राइब किया। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कोई भी ड्रग्स हम लेंगे और वो हमारे सबसे पहले ड्रग्स लेने के बाद स्टमक में जाएगा, वहां पे वो डिसइंटीग्रेट होगा विद द हेल्प ऑफ HCl और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वो ब्लड में आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब वो ब्लड में आ गया तो वहां से क्या होगा, वो लीवर के पास जाएगा। तो वो जब ब्लड से लीवर के पास जा रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। There are 2 type of distribution, minor and major distribution. Minor मतलब ब्लड से लीवर के पास आया और लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद जब वो पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मैंने बोला हमेशा द मेन ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म इज लीवर। लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म। वहां पे मेटाबोलाइज होता है और वो किस एंजाइम की हेल्प से होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम की हेल्प से होता है। ठीक है, उसके बाद जब मेटाबोलाइज हो जाता है तब वो क्या होगा, मेटाबोलाइज का मीनिंग बताया था, एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में और हाईली टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और एक्सक्रीशन में क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसका मेटाबोलाइज होके बचेगा तो वो क्या होगा, इस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, पूरा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। और ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि हम फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे, उससे पहले हमें बेसिक पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये आज हमारा बेसिक था। बाकी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एग्जाम में कैसे आता है, तो जब टॉपिक हम समझेंगे उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो चीजें माइंड में कैच करनी है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ क्या है, क्वेश्चंस को निकालना भी हमारा काम है। क्लियर है? तो आज हम बेसिक समझते हैं, एक ही साथ सारी चीजें समझ लेंगे तो बहुत खोज हो जाएगा। तो बेसिक समझना है, क्योंकि जब तक बेस नहीं होता उस पर बिल्डिंग कैसे बनाएंगे हम। अगर बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत बनेगा, बेस वीक होगा तो बिल्डिंग ढह के गिर जाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो बेसिक है, आज इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो ड्रग्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप इसको रिवाइज करना और हैंड रिटन नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास।